ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से हम करने वाले हैं चर्चा। बाराबंकी की देवा शरीफ दरगाह पर एक हिंदू युवक का तिलक धुलवाया गया। दरगाह के बाहर एक हिंदू के साथ ऐसा सलूक क्या सोची समझी साजिश है, दिखाएंगे। दिल्ली के जनकपुरी में युवक की मौत एक हादसा नहीं, हत्या है। कैसे कमल की मौत के लिए सरकारी सिस्टम जिम्मेदार है, इसका विश्लेषण करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस जारी किया। क्यों इसे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजभूषण राजपूत की सियासी फाइट का दूसरा चैप्टर बताया जा रहा है, दिखाएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट गद्दार पर गदर। तो शुरुआत करते हैं हमारी कवर स्टोरी में। आज हम उस कट्टर सोच का विश्लेषण करेंगे जिससे देश को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आप देखिए। 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया गया था। सरकार ने इस बजट को 2047 का बजट कहा। सरकार ने बजट को विकसित भारत का बजट बताया। लेकिन 2047 की बात करते करते हम 100 साल पहले पीछे यानी 1947 की तरह बात करने लगते हैं, जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय हिंदू और मुसलमान भी बंट गए थे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाराबंकी की देवा शरीफ दरगाह के बाहर एक हिंदू युवक के साथ अभद्रता की गई। हिंदू युवक के माथे पर लगा तिलक मुस्लिम दुकानदार ने जबरन धुलवाया। जिस युवक का तिलक धुलवाया गया उसका नाम हरीश शर्मा है। हरीश अपनी मुस्लिम महिला दोस्त के साथ देवा शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने गया था। बताया जा रहा है कि जब मुस्लिम महिला दरगाह के अंदर गई तो बाहर खड़े हरीश को दुकानदार ने ओए पंडित कहकर रोका। इसके बाद हरीश शर्मा को थप्पड़ मारा गया और बाद में हरीश का जबरन तिलक भी धुलवा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ कुछ सवाल है। सवाल ये कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्यों धार्मिक स्थलों पर कट्टर सोच हावी हो रही है? क्या कोई हिंदू दरगाह में नहीं जा सकता? सवाल तो ये भी है कि कई जगह गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की बात हो रही है। क्या ये उसी का रिएक्शन है? ये सवाल भी यहां पर है। पहले आपको इस पूरे विवाद पर रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस खबर को विस्तार देंगे। बाराबंकी की उसी देवा शरीफ दरगाह के बाहर नफरती सोच ने एक बार फिर खाई को चौड़ा कर दिया। इस नफरती सोच का एक एक पल देवा शरीफ दरगाह के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है। ये वही रास्ता है जहां से पवित्र देवा शरीफ दरगाह में एंट्री होती है। बाहर दुकानें हैं, भीड़ रहती है, लेकिन इसी भीड़ के बीच कुछ ऐसा होता है जिसने हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को जख्मी कर दिया। हरीश अपनी एक मुस्लिम महिला साथी के साथ देवा शरीफ दरगाह गया था। जिस वक्त हरीश की महिला मित्र दरगाह में चादर चढ़ाने गई थी, उस वक्त हरीश देवा शरीफ दरगाह के बाहर था। तभी अचानक से एक दुकानदार हरीश की तरफ बढ़ता है। फिर दुकानदार हरीश को पकड़ता है और उसकी गर्दन को अपने हाथों में जकड़ लेता है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम दुकानदार ने उस पर हमला किया है, लेकिन दुकानदार हरीश के माथे पर लगे तिलक को धो देता है। मेरे साथ था और उसके बाद में जब हम चले गए, इसके बाद में इसको जो है जबरदस्ती पकड़ाई गई, इसका तिलक विलक सब धोया गया है। अच्छा। और ये जबरदस्ती नहीं ठीक है, गलत चीजें हैं ये। आरोप है कि मुस्लिम दुकानदार ने हरीश को ओए पंडित कहकर बुलाया था और उसके बाद हरीश के माथे पर लगे तिलक को धो दिया गया। इस सीसीटीवी फुटेज में दुकानदार तिलक को धोते हुए भी नजर आ रहा है। हम सुबह आता है, मेरे यहाँ डेली आता है। अच्छा। काम मेरे यहाँ चल रहा है तो डेली सुबह आता है, पेमेंट सब यही देता है घर में। अच्छा। तो तिलक लगा के आता डेली। कहाँ पे घटना हुई? ये यहाँ देवा शरीफ में। मजार की कितनी दूरी? मजार के आसपास थोड़ी सी, यहाँ से लेकर वहाँ तक की हो गया, 10 दुकानें छोड़ गई। इस घटना के बाद हरीश शर्मा और उसकी महिला मुस्लिम मित्र ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने घटना के सीसीटीवी को अपने कब्जे में लिया, जांच की और उसके बाद आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हरीश कुमार वहां देवा शरीफ में जियारत के लिए गए हुए थे और इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वहां पे एक प्रसाद विक्रेता है
उसके द्वारा इनसे गाली गलौज, वाद विवाद और मारपीट की गई है। इसके अलावा कुछ कतिपय अन्य आरोप भी इनके द्वारा अंकित किए गए हैं। अभियुक्त जिसके ऊपर इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, उससे पूछताछ हमारी टीम कर रही है। देवा शरीफ दरगाह ट्रस्ट ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे कौमी एकता के खिलाफ बताया है। किसी को ऐसा घटना करते हुए शर्म आनी चाहिए। बाराबंकी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिन लोगों ने किया है ये शरारती तत्वों का काम है। ईश्वर का दरबार सभी के लिए है, चाहे वो देवा हो या महादेवा हो। हमारे भारत के अंदर आज़ादी है सभी को, हर मज़हब के लोग यहाँ पर इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे समाज को कलंकित करती हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ, सबसे पहले तो ये जो घटना है इसकी मजम्मत करता हूँ, साथ ही समस्त भारतवासियों से ये गुजारिश करता हूँ कि मिलजुल कर इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहें। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्यों भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्यों ये कट्टर सोच दिमाग पर हावी हो रही है? देवा शरीफ दरगाह के बाहर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। देवा शरीफ दरगाह ने कभी हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं किया। फिर इंसान फर्क करने वाला कौन होता है? आज आपको इस दरगाह की एक तस्वीर और दिखाते हैं। देवा शरीफ दरगाह की यह तस्वीर तो पुरानी है, लेकिन हर साल इस दरगाह पर होली के रंग उड़ते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। होली पर दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हैं। न कभी कोई नाराजगी दिखती है, न कभी कट्टर सोच। लेकिन तिलक मिटाने वाली घटना भाई भाई के बीच खाई खोदने जैसा है। जिस देवा शरीफ दरगाह के बाहर यह घटना हुई उसका इतिहास भी आपके लिए जानना जरूरी है। देवा शरीफ दरगाह हाजी वारिस अली शाह का जन्म स्थान है। हाजी वारिस अली शाह हुसैनी सैयद परिवार से थे और उनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। हिंदू भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उन्हें एक आदर्श सूफी और वेदांत का अनुयायी माना जाता है। हाजी वारिस अली शाह का 7 अप्रैल 1905 में निधन हुआ था। वारिस अली शाह को उसी स्थान पर दफनाया गया जहां उनका निधन हुआ था। इस स्थान पर उनके कुछ अनुयायियों, जिनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी, दोनों ने मिलकर उनका भव्य स्मारक बनवाया, जिसे अब देवा शरीफ दरगाह कहा जाता है। वारिस अली शाह ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पाठ पढ़ाया था, लेकिन आज इसी दरगाह के बाहर नफरत की लाइन खींच दी गई, जिस पर अब सियासी रंग भी चढ़ गया है। देवा शरीफ में जो लड़के का तिलक बुलाया गया है उसमें ये इसमें पीछे बीजेपी होगी। तलवार की बदौलत जो गर्दन पर रख के धर्म बदला गया, उसके आसान उसके हिसाब से परंपरा चलती रही, इसके लिए बीमारी है। और हमको लगता है कि इस तरह का कृत्य करना ठीक नहीं है, किसी को आहत करना। अगर वहाँ तिलक पूछा गया है तो ये गंभीर घटना है। कार्रवाई करके मुकदमा कायम करके उस आदमी की जगह केवल जेल है। कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो ये सब क्रिया करते हैं, तो वहाँ की सरकार ऐसे तत्वों को जांच पड़ताल कर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है। सिरफिरे लोगों के नाम पर समाज में विग्रह और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली मात्र अगर एक दुनिया की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस तरीके की नाजेबा हरकत की है उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई। पिछले कुछ समय से हमारे समाज में ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ऐसी ही एक खबर मथुरा से भी सामने आई। बांके बिहारी मंदिर में स्टील की रेलिंग लगाने का काम चल रहा है, जिसका ठेका एक मुस्लिम कारीगर को दिया गया है। लेकिन रेलिंग का ठेका मुस्लिम को मिलने से साधु संत गुस्से में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि जहां बांके बिहारी विराजमान है उस जगह पर गौमांस खाने वाले सनातन धर्म के विरोधी आएंगे तो ब्रजवासियों को सहन नहीं होगा। जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ न दिया जाए। ऐसे मांसाहारी को अगर आप ऐसे कार्य के लिए नियुक्त कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि आप किसे नियुक्त कर रहे हैं और कहाँ बिठा रहे हैं। जो गौमांस खाते हैं वह गौमांस खा करके आकर के मुसलमान मंदिर में कार्य करेंगे, ये कहाँ तक उचित है? आप लोग इसका निर्णय करें। कहीं तिलक मिटाया जा रहा है, कहीं मुस्लिम दुकानदार की दुकान के नाम पर बवाल मचाया जा रहा है। लेकिन आज कट्टर सोच वाले लोगों को हम एक तस्वीर और दिखाना चाहते हैं। यूपी के सुल्तानपुर शहर से सटे वलीपुर कस्बे में समाज सेवी सैयद एहसान अली ने अपनी 50 लाख की जमीन मंदिर
और कस्बे के रास्ते के लिए दान कर दी। सैयद एहसान ने कहा कि उनका मकसद जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर पैसे कमाना नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी जमीन पर मंदिर बने, रास्ता बने, ताकि उस रास्ते पर हिंदू और मुसलमान दोनों चल सके। ये है गंगा जमुनी तहजीब, लेकिन कुछ लोग इसी गंगा जमुनी तहजीब को धूमिल करना चाहते हैं। आज की हमारी दूसरी खबर देश के नाकारा सिस्टम पर सवाल उठाती है। वो सिस्टम जो एक के बाद एक हो रहे हादसों के बाद भी सबक नहीं सीखता। वो सिस्टम जिसके कारण कई लोग आए दिन अपनी जान गंवा देते हैं। नोएडा के युवराज तो आपको याद होंगे, उम्मीद करती हूं कि आप भूले नहीं होंगे। 16-17 जनवरी की रात को युवराज की सेक्टर 150 के निर्माणाधीन प्लॉट के बेसमेंट में जो खोदा हुआ पानी से भरा गड्ढा था, उसमें गिरने से मौत हो गई थी। 20 दिन भी नहीं बीते हैं कि इस बीच दिल्ली के जनकपुरी में कमल नाम के युवक की मौत गड्ढे में गिरने से हो गई। ये गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था। तो सवाल यह है कि कमल की मौत का जिम्मेदार कौन है? मौत का यह गड्ढा खुला क्यों पड़ा था? नोएडा की घटना से कोई सबक क्यों नहीं लिया गया? इस हादसे के बाद जागते हुए प्रशासन, शासन, पुलिस अब सब एक्टिव है। दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। प्रवेश वर्मा ने कहा, जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच जेई समेत 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ठेका लेने वाली कंपनी के खिलाफ भी जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं। हमने कमेटी बना दी है। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कमल की मौत के बाद वही हो रहा है जो हमेशा होता है। जांच की बात कही जा रही है, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन हमारा सवाल फिर से वही है, ऐसे गड्ढे कब तक लोगों की जान लेते रहेंगे? हमारा सिस्टम कब अपनी जिम्मेदारी को समझेगा? सारी गलती पुलिस वालों की है। अगर ये रात को हमारे साथ 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज करके हमारे साथ ढूंढ लेते ना ये, तो आज हमारा भाई घायल जरूर होता मगर हॉस्पिटल में जिंदा होता। तो अगर सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई होती, कमल आज जिंदा होता। लेकिन सिस्टम तो सिस्टम है, जो जागता ही हर बार किसी हादसे के बाद है। तो इस बार कैसे जाग जाता? अब कमल की मौत के बाद जागा है और लग गया है लीपा पोती में। अब उन गड्ढों की बैरिकेडिंग का काम किया जा रहा है जो कल तक खुले पड़े थे और हादसों को दावत दे रहे थे। 200 मीटर दूर मैं आपको एक साइट और दिखा देता हूं, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी यानी कि वो अब उनकी टीम पहुंची है सड़कों पर, जिसे पहले पहुंचकर उन गड्ढों का ध्यान रखना था। यहां पर इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि जो गड्ढे हम खोदकर खुले छोड़ जाते हैं उनको पूरा बंद कर दिया जाए। और ये इस वक्त नए आपको चमचमाते हुए जो पर्दे दिख रहे हैं, ये कमल की मौत के बाद के पर्दे हैं, जो शायद खरीदे भी उसके बाद गए हैं, क्योंकि जिस तरह से चमचमाते हुए पर्दे नजर आ रहे हैं और ये सड़क के बीचों बीच इस तरह से इन्होंने सिर्फ पर्दे लगाकर यहाँ पर छोड़ दिया है। वो पर्दे भी तब लगे जब ये खबर चली कि किस तरह से कमल की जान चली गई है। अगर हमारा बीमार सिस्टम यही काम पहले कर लेता जितना एक्टिव अब है, कमल की मौत से पहले होता, तो शायद कमल जिंदा होता। देश की राजधानी दिल्ली में एक और युवराज की मौत हुई है और ये मौत प्रशासन की लापरवाही से हुई है। दिल्ली के जनकपुरी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है B3B ब्लॉक में, जहां पर जल बोर्ड का एक गड्ढा खोदा गया है। आप देख सकते हैं वहीं हमारी मौजूदगी है और ये गड्ढा आप देख सकते हैं, इसकी एबीपी न्यूज़ ने अभी जो है वो लंबाई, अभी चौड़ाई हमने नापी है, 17 फीट इसकी जो है वो गहराई है। सिस्टम की बेशर्मी की ये पहली और आखिरी तस्वीर नहीं है। ये चिट्ठी दिल्ली जल बोर्ड ने 24 दिसंबर को अपने ही विभाग को भेजी थी, जिसमें नोएडा की घटना का जिक्र करते हुए लिखा गया है, दिल्ली की सड़कों पर जितने भी गड्ढे हैं उनकी बैरिकेडिंग की जाए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। आदेश केवल कागजों में ही सिमट कर रह गया। जमीन पर उतर गया होता तो कमल जिंदा होता। लापरवाही की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती।
कमल रात 11 बजे ऑफिस से अपने घर के लिए निकला था। 11:54 पर उन्होंने परिवार को फोन करके बताया 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन कॉल करने के 1 घंटे बाद भी जब वो घर नहीं पहुंचा तो परिवार उनकी तलाश के लिए निकला। 11:30 बजे तक तो कांटेक्ट में था, उसके बाद उसकी कॉल ड्रॉप हो गई, उसने पिक ही नहीं करी। तो हमें थोड़ी घबराहट हुई कि अब बात नहीं कर रहा, कांटेक्ट में नहीं है। तो फिर मेरा भाई निकला घर से बाहर से ढूंढने। 12 बजे से मेरा भाई जनकपुरी डीसी पार्क में देख रहा था कि कुछ हुआ होगा, इतना बड़ा पार्क है, सोचा कुछ की लड़ाई वड़ाई करके किसी वहाँ डाल दिया होगा। सुबह तक 5 बजे तक ढूंढते रहे, अपनी कैपेबिलिटी से ढूंढते रहे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। बाकी पोसंगीपुर की तरफ से एक फ़ोन जो मेरा भाई का था, अपना एप्पल का, उसी फ़ोन से हमने फ़ोन मिला रहे थे, कोई जवाब नहीं था। बस 11 बजे सुबह 10 बजे करीब फ़ोन उठाया तो किसी ने बोला कि एक्सीडेंट हो रखा है, लड़का यहाँ पे गिरा हुआ है। उसके बाद हमें पता लगा तो उस जगह में हम खुद से गए, हम खुद लोकेशन में गए, तब पता लगा कि ऐसा हुआ। पुलिस से तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करा, हेल्प करी ही नहीं, खुद से पता लगा। फिर जाके पुलिस का मामला सामने आया, फिर पुलिस आगे आई जहाँ हमें खुद पता चला। कमल के दोस्त और परिवार उसे पूरी रात तलाशते रहे, एक थाने से दूसरे थाने चक्कर लगाते रहे, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। हाँ, सुबह कमल की मौत की खबर जरूर मिली। कमल के दोस्त अब गंभीर आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है अगर पुलिस ने उनकी शिकायत को लेकर गंभीरता दिखाई होती तो शायद कमल आज जिंदा होता। तो उस तरफ से आपने जब बंद किया हुआ है, लोहे के बैरिकेड लगाए हुए हैं, तो आपने यहाँ से भी बंद करना चाहिए ना। ये सुबह पुलिस वालों ने बंद किया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं, खाली था। ये जो हरे रंग का नेट लगाया है, ये पुलिस वालों ने सुबह लगाया कि ज्यादा जब भीड़ होगी थी यहाँ पे। मतलब एक के बाद एक सिस्टम की लापरवाही का सिलसिला चलता रहा। जल विभाग ने अपने ही आदेश को नहीं माना, पुलिस ने FIR नहीं लिखी, कमल को ढूंढने में मदद नहीं की गई और अब खाना पूर्ति हो रही है। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच की बात कही जा रही है, खुले गड्ढे भरे जा रहे हैं। सुबह 8 बजे जब एक महिला ने PCR कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस के संज्ञान में ये सारी चीज़ें, इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। लेकिन अब इस सब का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अब कमल जिंदा नहीं है। ये सब पहले हो जाता तो शायद कमल जिंदा हो। दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा, यह हादसा नहीं हत्या है और हत्यारी है जवाबदेही से भागती सत्ता। हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी आज फिर एक युवा की जान ले गई। असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, नोएडा के अंदर एक इंजीनियर कार समेत गड्ढे में गिर गया। जान के लिए, बचाने के लिए हेल्प चिल्लाता रहा और वो मर गया। ये भी वैसा ही है, ये बल्कि उससे भी क्रूर है। अपीयरेंटली तो ये दिखता है कि सभी सुरक्षा के मानक थे। मैंने यहाँ चीफ इंजीनियर जल बोर्ड को हिदायत दी है कि तुरंत एक कमेटी बनाकर यहाँ के सुरक्षा मानकों की जांच की जाए। हमारी तीसरी खबर यूपी बीजेपी में जारी कलह से जुड़ी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विधायक ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस जारी किया है। ब्रजभूषण राजपूत से 7 दिन में जवाब देने को कहा गया है। ब्रजभूषण राजपूत वही विधायक हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बीच सड़क पर रोक लिया था। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बीच सड़क अपने समर्थकों के साथ घेरने वाले ब्रजभूषण राजपूत की गुस्ताखी अब उन पर भारी पड़ने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्रजभूषण राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 7 दिन के अंदर किसी भी हालत में लिखित तौर पर ब्रजभूषण राजपूत को जवाब देना होगा। माना जा रहा है कि ब्रजभूषण पर पार्टी एक्शन लेने की तैयारी में भी है।
पार्टी ने साफ किया है, ये आचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर बृजभूषण राजपूत ने तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उधर इस मामले में बृजभूषण राजपूत का कहना है कि मैं जिले से बाहर हूँ, अभी तक ना तो मुझे कोई नोटिस मिला है और ना ही इसकी कोई जानकारी मेरे पास है। जब मुझे नोटिस नहीं मिला तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। महोबा की चरखारी विधानसभा सीट से विधायक बृजभूषण राजपूत कई गांव में पानी न पहुंचने और पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने से लंबे समय से नाराज चल रहे थे। इसी को लेकर कुछ दिन पहले जब स्वतंत्र देव सिंह महोबा पहुंचे, बृजभूषण ने उन्हें बीच सड़क पर घेर लिया था। बृजभूषण राजपूत यहीं पर नहीं रुके। हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ये वो कहते हुए सुनाई दिए, अभी तो मंत्री को रोका था, अब मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। उनका ये बयान पार्टी को काफी नागवार गुजरा, जिसे लेकर अब उन्हें नोटिस जारी किया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खेल के मैदान से भारत ने अंडर 19 विश्व कप पर कब्जा जमा लिया है, जीत हासिल की है। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया है। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद में 175 रन की पारी खेली है। छठी बार अंडर 19 विश्व कप पर भारत का कब्जा, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने। अंडर 19 विश्व कप पर भारत ने कब्जा जमा लिया है, भारत ने जीत हासिल की है। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया है। और इस बीच खबर यह भी कि वैभव सूर्यवंशी की जो पारी रही उसकी खूब चर्चा हो रही है। 80 गेंद में 175 रनों की पारी वैभव सूर्यवंशी ने खेली है। ये छठी बार है जब अंडर 19 विश्व कप पर भारत की ओर से जीत हासिल की गई है। तो भारत की शानदार जीत पर पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, प्राउड मोमेंट फॉर टीम इंडिया। और इस बीच फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया है। अंडर 19 विश्व कप भारत ने जीत लिया है। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया है। और इस जीत के बाद किस तरीके से लोगों में खुशी है, इन तस्वीरों में आप देखिए, हर तरफ सेलिब्रेशन की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं। इस खेल में वैभव सूर्यवंशी की जो पारी है उसकी भी हर ओर चर्चा हो रही है, जहां 80 गेंद में 175 रन स्कोर किए हैं वैभव सूर्यवंशी ने। और ये देखिए वो तस्वीरें, छठी बार अंडर 19 विश्व कप पर भारत की ओर से जीत हासिल की गई है। भारत ने जीता है अंडर 19 विश्व कप। खेल के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने अंडर 19 विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया है। सर थोड़ा कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद, कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। पगड़ी से हमेशा पर पंजाबियों से हमेशा गांधी फैमिली को तकलीफ रही है। वो आज अंदर कहते तो ना पता लगता, ये तो सारी मीडिया के सामने उन्होंने ये बात की है। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करने वाले गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। बजट सत्र के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले रवनीत सिंह बिट्टू के लिए जिस गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया उस पर गदर शुरू हो गया है।
कल राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बयान को सिखों का अपमान बताया और आरोप लगाया कि राहुल ने जानबूझकर रवनीत सिंह बिट्टू के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि वो सिख विरोधी मानसिकता रखते हैं। दरअसल गद्दार पर बचे गदर के बीच केंद्र में पंजाब है, वो पंजाब जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसी की नजीर है वो तस्वीर जब 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया गया था। उसी दिन रविदास जयंती थी और पीएम मोदी डेरा सचखंड बल्लन पहुंच गए थे। पीएम के इस दौरे को दलित समाज तक मजबूत संदेश के तौर पर देखा गया। पंजाब में करीब 32% आबादी दलितों की है। बीजेपी लंबे वक्त से पंजाब में खुद को मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई और ऐसे में राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने सिखों के अपमान से जोड़ा और कहा कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया है। लेकिन कांग्रेस गद्दार वाले बयान पर अड़ी हुई है और ऐसी अड़ी है कि आज तो गाना तक रिलीज कर दिया गया। रवनीत बिट्टू, तुम कांग्रेस के गद्दार हो। गद्दारी इसी को तो कहते हैं। हमारा गद्दार दोस्त है, फायदा को देखते वो दूसरी पार्टी में चले गए। ये गद्दार उन्होंने पूरी सिख कौम को कहा है। कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करने वाले गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। ऐसा लग रहा है कि गद्दार शब्द अचानक देश की राजनीति की धुरी बन गया है, जिसके चारों तरफ तमाम पार्टियां अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। मुझे लगता है कि ये अपमान केवल बिट्टू जी का नहीं है, ये पूरे सिख समाज का अपमान है। मुझे लगता है कि देश के सामने माफी मांगेंगे ना तो देश ऐसे लोगों माफ करने वाला नहीं है और पूरा सिख समाज में इसको लेकर के उबाल है। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर सिख समाज में उबाल है या नहीं ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीजेपी में उबाल जरूर दिखाई दे रहा है। बीजेपी राहुल के बयान को सिख समाज का अपमान बताते हुए हमलावर है और गुरुवार को संसद में पीएम मोदी ने भी राहुल पर अटैक किया। इसी सदन के एक माननीय सांसद, कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। अरे हमने तो सिखों का आदर करते हैं, किसी एक घटना को जोड़कर सिखों का अपमान हो। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमने इस देश का सबसे उन्नत पोस्ट जो खुद मोदी जी है 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया। साफ है कि कांग्रेस राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर पीछे हटने के मूड में नहीं है, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या 2027 पंजाब चुनाव के पहले राहुल गांधी ने नई मुसीबत मोल ले ली है? क्या बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार पुकार कर राहुल गांधी ने सेल्फ गोल किया है या फिर ये उनकी किसी रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब के लिए शुरुआत उन तस्वीरों से करते हैं जिसके बाद गद्दार वाले सियासी संग्राम ने जन्म लिया। तस्वीरें 4 फरवरी यानी बुधवार की हैं, जब काले कपड़े पहने हुए राहुल गांधी संसद के मकर द्वार पर सदन से निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। सांसद सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और राहुल गांधी वहां मौजूद मीडिया को पोज दे रहे थे। तभी अचानक साल 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू की एंट्री होती है। जैसे ही राहुल गांधी की नजर रवनीत सिंह बिट्टू पर पड़ती है, वो कहते हैं कि देखो गद्दार आ रहा है।
इसके बाद तो वहाँ मौजूद तमाम सांसद ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं, लेकिन राहुल रुकते नहीं। वो पहले गद्दार कहते हैं और फिर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद हाथ मिलाने से इनकार कर देते हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम वापस आ जाओगे। और फिर बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहते हुए संसद के भीतर दाखिल होते हैं। गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मनों जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो। गौर कीजिएगा, जब ये सब कुछ हो रहा था तब राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन में कई सिख सांसद भी मौजूद थे। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी से पूछा है कि जब तक मैं आपके साथ था तब तक अच्छा था और अब मैं गद्दार हो गया। जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर बेहद आक्रामक है। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये सिख कम्युनिटी के लिए सीरियस इशू है। पर बिट्टू जी कौन है? इनके अपने ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ही फेल टू एन असैसिन्स बुलेट। जबकि पीएम मोदी ने सदन में भाषण देते हुए पूछा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और भी नेता गए, फिर राहुल गांधी ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किसी और के लिए क्यों नहीं किया? अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते। उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? जो मुद्दा देश के संसद परिसर की सीढ़ियों से शुरू हुआ था, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तो पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। पोस्टर लगाकर पूछा गया है कि गद्दार कौन है, असली सरदार रवनीत सिंह बिट्टू या फिर नकली गांधी श्री राहुल गांधी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार पुकारने के पीछे की वजह क्या है? कांग्रेस की दलील है कि बिट्टू पद और कद के लिए पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी को दगा देने वाले को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा सांसद हैं और मौजूदा वक्त में मोदी सरकार में रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगस्त 2024 में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा था, लेकिन एक दौर था जब बिट्टू पंजाब में कांग्रेस के बड़े सिपाही थे और राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उनकी जुबान नहीं थकती थी। मेरे अर्गे पता नहीं किन्ने लखां नौजवानों नूं जिन्हां ने सियासत सिखाई, ਅੱਜ ਜੇ मैं पग बन्नी खड़ा, राहुल गांधी जी ने मैनू कहा सी जे सियासत चाहना पंजाब दी मेरे कोल पग बन के आई तां मैं तेनू मन्नूगा। अज पग सजाई केसरी राहुल गांधी दी दित्ती आ। ये तस्वीर और रवनीत सिंह बिट्टू का ये बयान सिर्फ राहुल से उनके बेहद मधुर संबंधों की मिसाल नहीं है, बल्कि बिट्टू की वो गवाही भी है जिसमें वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी सिखों की पगड़ी का कितना सम्मान करते हैं।
की बात है जब पंजाब की जमीन से रवनीत सिंह बिट्टू मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरते थे, लेकिन पाला बदला तो सियासत भी बदल गई। एसपीजी, सेंट्रल फोर्सेस सब उनकी हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा सब सेंट्रल फोर्सेस उन्होंने लगाई रखी हैं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर हाँ हेलीकॉप्टर से आए, जहाज से आए, रास्ते में फिर भी अभी भी मुश्किल होगी, क्योंकि आपने 1.25 साल हर पंजाबी को रास्ते पे ही रखा है। तो आज मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं, जो मैंने पिछले 10 साल से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, बहुत ज्यादा पंजाब के लिए उनका प्यार है और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और करना चाहते थे। राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही कहा, क्योंकि ऐसे लोग जो कांग्रेस में रहकर जिन्होंने अपना कद बढ़ाया, एक स्थान बढ़ाया, 3-3, 4-4 बार उनको सांसद बनाया, मंत्री बनाया, तो स्वाभाविक है वो तो दोस्त नहीं करना चाहिए, तो गद्दार हैं, वो तो पूरी तरीके से गद्दार हैं और गद्दारी करके वो राजनीति कर रहे हैं। और तस्वीरें साल 2024 की हैं, जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने बिट्टू को लुधियाना से लोकसभा चुनाव लड़वाया था, लेकिन बिट्टू कांग्रेस के अमरिंदर सिंह वडिंग से हार गए थे। बिट्टू क्या कहता है, बिट्टू से मतलब नहीं है। बिट्टू क्या कहता है, देश का दुश्मन कौन है या नहीं है, ये देश जानता है, ये दुनिया जानती है। राहुल गांधी जी के परिवार ने इस देश के लिए जान दी है। कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने इस देश के लिए जान। लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्र में मंत्री बनाया था। रवनीत सिंह बिट्टू टू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड भी मैं हारने के बाद भी उन्होंने अपनी कैबिनेट में चुना है, और ये सीधी पता है कि पंजाब को प्रायोरिटी दी है, और पंजाब एक मेरे में विश्वास दिखाया है भी ये आदमी पंजाब में दोबारा अच्छे दिन ला सकता है, नया पंजाब बना सकता है। अगर मैं खुद चाहूं तो मैं तो आज ही कहूंगा मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। और ऐसा नहीं है कि बिट्टू पर हमले पहली बार हुए हैं। पिछले साल जुलाई में भी बिट्टू के खिलाफ चन्नी सदन में गूंजे थे। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। दरअसल जब भी रवनीत सिंह बिट्टू का नाम आता है तो उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके बेअंत सिंह का नाम भी आता है, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू बेअंत सिंह के पोते हैं। दरअसल बेअंत सिंह देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मानव बम हमले में मारे गए थे। इकतीस साल पहले तारीख थी 31 अगस्त 1995, जब पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सचिवालय के बाहर अपनी कार में बैठे हुए थे। तभी वहां एक खालिस्तानी चरमपंथी मानव बम बनकर पहुंचा था और उसने खुद को उड़ा लिया था। धमाका इतना भयानक था कि चारों तरफ सिर्फ ब्लास्ट की आवाज, धूल और धुएं का गुबार था। मुख्यमंत्री की हत्या हो चुकी थी और उनके साथ 16 और लोग भी मारे गए थे। जिस व्यक्ति के दादा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया हो, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही दिख रहा है। जो परिवार अपने आप को अभी भी शहंशाह और इस मुल्क का जो है मालिक समझता है, इस देश का मालिक समझता है, वो उस सोच से नहीं निकल पा रहे। दरअसल बेअंत सिंह ने साल 1992 में पंजाब के सीएम के तौर पर कुर्सी संभाली थी और उन्हें पंजाब में अलगाववादी ताकतों पर काबू पाने के लिए जाना जाता है। जिस वक्त बेअंत सिंह की हत्या हुई थी उस वक्त रवनीत सिंह बिट्टू सिर्फ 20 साल के थे और इससे पहले ही वो अपने पिता को खो चुके थे। ये वो वक्त था जब कांग्रेस की मंशा थी कि रवनीत सिंह बिट्टू अपने दादा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाए, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू शुरुआत में राजनीति से दूर रहे और एक व्यवसायी के तौर पर अपना करियर बनाया। 2007 में बिट्टू ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। राहुल गांधी बिट्टू को राजनीति में लेकर आए थे और बहुत जल्द बिट्टू टीम राहुल में शामिल भी हो गए थे। 2009 से लेकर 2019 तक 3 बार बिट्टू ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था। कांग्रेस में बिट्टू को पूरी तवज्जो भी मिली। साल 2021 में जब लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त थे
तो कांग्रेस ने बिट्टू को लोकसभा में अपना नेता बनाया था। 11 मार्च से लेकर 18 जुलाई यानी करीब 4 महीने तक बिट्टू लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे, लेकिन जब साथ छूटा तो खटास गद्दार पर मचे, गदर तक पहुंच गए। मैडम, ये पंजाब के आज किसान जो हैं बहुत ही मुश्किल में आज उनकी स्थिति देश की भी है, लेकिन पंजाब की खास तौर पे। ये वो वक्त था जब बिट्टू बीजेपी सरकार से करोड़ों के अनाज का हिसाब पूछते, लेकिन अब पाला बदल चुका है और बीजेपी के लिए रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में अहम सिख चेहरा बनकर उभरे हैं। खासतौर पर शहरी इलाकों में बिट्टू का दबदबा है। बीजेपी लंबे समय से पंजाब जैसे सिख बहुल इलाके में अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। पंजाब को स्किल्ड युवाओं के लिए जाना जाता है। ट्रेड डील से हमारे पंजाब के भाई बहनों को बहुत फायदा होने वाला है। ऐसे में जब राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा तो बीजेपी ने यह मौका लपक लिया और सिख समाज का अपमान बताते हुए पूरे पंजाब को कांग्रेस के खिलाफ संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी सिख समाज और पूर्व सीएम बेअंत सिंह से जोड़कर जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू के अपमान को मुद्दा बना रही है, क्या उसका फायदा पार्टी को मिलेगा? कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि गद्दार पर गदर जल्द खत्म नहीं होने वाला। वैसे तो बीजेपी बिट्टू के खिलाफ बयान पर मोर्चा खोले हुए थी, अब कांग्रेस भी संसद के बाद सड़क पर उतर आई है। तस्वीरें लुधियाना में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर की है, जहां यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बिट्टू के घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू क्यों भूल गए कि राहुल गांधी ही उन्हें राजनीति में लाए और 3 बार लोकसभा का सदस्य बनाया। इसी के साथ भारत की बात पे अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे घंटी बजाओ में आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।